नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और हमारे खास चुनावी शो किस्सा कुर्सिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव के सबसे भरोसेमंद शो में आज हम आपको मध्य प्रदेश के चुनावों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में किस ओर बह रही है चुनावी बयार, किस पार्टी का है पलड़ा भारी और किस पार्टी के लिए है चिंता की बात। किस्सा कुर्सिका में आज हम आपको मध्य प्रदेश के 5 बड़े पत्रकारों का ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही मध्य प्रदेश में सियासी बयार तेज हो गए। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों और मतदाताओं को साधने में जुट गई हैं। मध्य प्रदेश में लगातार 15 सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार चुनौती जितनी बीजेपी के लिए सत्ता बचाने की है, उतनी ही चुनौती कांग्रेस के सामने सत्ता हथियाने की भी है। चुनाव से ठीक पहले हमने मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा के बड़े पत्रकारों से मध्य प्रदेश का सियासी हाल जाना। क्या है मध्य प्रदेश की जनता का मूड और तमाम पार्टियों को लेकर क्या कहती है मध्य प्रदेश की जनता। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले क्या है माहौल और किन मुद्दों को आगे रखकर लड़ा जाएगा मध्य प्रदेश का चुनाव, किस पार्टी को कितनी मिल सकती हैं सीटें, इन तमाम मुद्दों को हमने जानने की कोशिश की। आने वाली सरकार को लेकर क्या चाहती है जनता, ये सब हमने जाना। ग्वालियर से लेकर इंदौर और इंदौर से लेकर जबलपुर तक किसको पसंद कर रही है मध्य प्रदेश की जनता, ये सब हम आज आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से मिलवा देते हैं। हमारे साथ इंदौर से मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट नवीन शुक्ला, साथ ही रीवा से वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार सतीश आलिया और ग्वालियर से वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मध्य प्रदेश के चुनावों से पहले पत्रकारों के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में सबसे पहला सवाल सीधे रुख करते हैं इंदौर का, जहां से हमारे साथ नवीन शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सर, ये जानना चाहेंगे आपसे, आपका आकलन क्या कहता है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अभी तक यही माना जा रहा है कि नेक टू नेक फाइट है, ऐसे में बाजी कौन मारता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अलग अलग सब इसमें 3 मुद्दे काम करेंगे इस बार। राष्ट्रीय मुद्दे तो काम करेंगे ही करेंगे, पर सपाक्स, एसी एक्ट और स्थानीय उम्मीदवार के प्रति विरोध, ये तीनों चारों डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। आपकी सरकार को लेकर विरोध नहीं है, पर स्थानीय उम्मीदवार को लेकर जबरदस्त विरोध है भाजपा में। अगर स्थानीय, एक उदाहरण के लिए क्षेत्र क्रमांक 3 इंदौर के अंदर अभी आज की हालत में है कि सारे 40 बड़े दिग्गज नेता जो है विधायक के खिलाफ हो गए। तो जहां जहां भी विधायकों के खिलाफ मोर्चे दिखाई दे रहे हैं, अगर आपने उम्मीदवारों के चयन में निर्णय नहीं लिए तो इसका असर भाजपा पर दिखाई देगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ भी यही स्थिति की जो 2-2, 3-3 चुनाव हार चुके हैं, आप उनको फिर से मैदान में उतारने की कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से फिर हारेंगे वो लोग। तो उसको लेकर भी पार्टी को सोचना पड़ेगा। पर वही स्थिति है कि ये डिसाइडिंग फैक्टर कितने काम करेंगे तो समय बताएगा, क्योंकि सबसे बड़ा असर पड़ेगा स्थानीय स्तर के स्थानीय मुद्दों का भी। अगर स्थानीय मुद्दों पर उम्मीदवार भारी है तो उसका लाभ मिलेगा, और अगर नहीं है तो उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सपाक्स और ये सारे मुद्दे उसको हराने के लिए काम आएंगे। जी बिल्कुल नवीन जी, तो आपके मुताबिक स्थानीय मुद्दों का सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है, लेकिन उससे भी ज्यादा उम्मीदवारों का बेहतर चयन अपने आप में एक की फैक्टर रहने वाला है। लेकिन अगर सीधे साफ शब्दों में आपसे पूछे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या कांग्रेस का वनवास अब खत्म हो जाएगा या फिर एक बार फिर से बीजेपी सत्ता बचाने में कामयाब रहेगी, जल्दी से किसको कितनी सीटें मिलेंगी? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार 230 सीटों पर जो उम्मीदवारों का चयन होना है, उसके बाद ही कशमकश की स्थिति पता लगेगी। परंतु आज की तारीख में जो स्थिति दिख रही है उसमें दोनों पार्टियां 100-100 सीट पे खड़ी हुई हैं। बहुत अच्छी स्थिति में दोनों पार्टियां, मतलब कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं तो भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 100-100 सीट पर 100% दोनों पार्टियां खड़ी हुई हैं। सारा फैसला निर्भर करेगा ऊपर की 30 सीटों पर। अब ये 30 सीटें कौन सी हैं? जो 1500 वोटों से भाजपा जीती है पिछले बार और जो 1500 वोटों से कांग्रेस हारी है, यही जो सीटें हैं यही इस चुनाव का फैसला करेंगी। अगर इस पे उम्मीदवारों का चयन, जिसका पलड़ा भारी हुआ, अगर भाजपा ने सही उम्मीदवारों का चयन किया तो निश्चित रूप से बागडोर भाजपा के हाथ में चली जाएगी, और अगर वहां चूक गए तो एक बार फिर कांग्रेस को मौका मिल जाएगा। तो कुछ सीटें ऐसी हैं जो स्विंग फैक्टर अपने आप में क्रिएट कर सकती हैं। बहरहाल भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार सतीश आलिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, आपको क्या लगता है, क्या पिछले 15 साल की तरह इस बार भी मामा जी का ही राज तिलक करवाने के मूड में मध्य प्रदेश की जनता है? और इस सबके बीच एमपी में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस के लिए क्या चुनौतियां होने वाली हैं? मध्य प्रदेश में मेरा मानना यह है कि अभी हम ये बात कहें कि किसका पलड़ा भारी है या किसका पलड़ा कमजोर है, ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही प्रमुख दलों ने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। एक बार जब प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे तो दोनों दलों में
कितना सामंजस्य है उनके अपने गुटों में या उनकी पार्टी का संगठन में क्या स्थिति है, प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ता कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हां, इस पार्टी का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। तो अभी जब प्रत्याशी घोषित होंगे तब ये साफ हो पाएगा कि किसका पलड़ा भारी है। तो एक सेफ गेस हो गया, लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान के लिए सबसे बड़ी आफत एंटी इनकम्बेंसी है। इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं आपको लगता है, क्योंकि बीजेपी पिछले 15 सालों से सत्ता में है, क्या इस सत्ता विरोधी लहर का कांग्रेस कहीं पर भी फायदा भी उठा पाएगी या नहीं? मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 वर्षों से मध्य प्रदेश में सरकार में है। बहुत सारे वादे उन्होंने 2003 में जो किए थे, 2008 में किए थे और 2013 के चुनाव में किए थे। बहुत सारे वादे पूरे हो गए, कुछ वादे पूरे नहीं हो पाए हैं, या उनको जमीन पर उतारने में जो एक सरकारी अमला है या एक पूरा संगठन निचले स्तर तक जो सुविधाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो कितनी पहुंची है। कई मामलों में बहुत सारी चीजें दिक्कतें भी रही हैं। तो एक किस्म का एक एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है किसी भी दल के साथ, किसी भी दल की सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ भी एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हो सकता है। देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कैसे कॉम्बैट करती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के बारे में शुरू से यह कहा जाता है कि वो कई गुटों में, कबीलों में बटी हुई है। समन्वय की बहुत कोशिशें की गई, कमलनाथ को लाया गया, दिग्विजय सिंह को समन्वय समिति बनाया गई, लेकिन वो कितना इसको कॉम्बैट कर पाए हैं, कितनी यूनिटी हो पाई है, ये असल टेस्ट होगा उम्मीदवारों की घोषणा के बाद। अभी पता यह लग रहा है, देखने में यह आ रहा है, चर्चा यह है कि वो गुटों में टिकट, ज्यादा से ज्यादा टिकट पाने की होड़ लगी हुई है। तो प्रत्याशी घोषित करना, सारे गुटों में एकजुटता होना, ये एक कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है है कांग्रेस में, और ये अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि 3 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन कार्यकर्ता जमीन पर कोई नहीं है। बहरहाल रीवा का रुख कर लेते हैं। रीवा से वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्ला जी, ऐसी बातें सामने आ रही है कि उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद ही हवा का रुख काफी हद तक बदल भी सकता है। क्या ऐसे में बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है? और अगर बीजेपी को सीटों का नुकसान हुआ तो इसका फायदा क्या कांग्रेस उठा पाएगी या नहीं, या बिचौलिए जो हैं, वो जो दूसरे छोटे दल हैं, वो इसका फायदा उठा पाएंगे? उनके साथ जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा आखिरकार क्या शिवराज सिंह चौहान को भुगतना पड़ेगा, ये सवाल है। अब देव जी के पास चलते हैं। हम ऐसा मान लें कि बीजेपी ग्वालियर में साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ग्वालियर को माना जाता है कि गढ़ है, वहां पर जो जीतता है वो आखिरकार मध्य प्रदेश में सरकार बनाता है। साथ ही साथ बीएसपी की ग्वालियर की सीटों पर क्या पकड़ आपको नजर आ रही है? देखिए, जो मध्य प्रदेश में अभी आगे विधानसभा चुनाव अगले महीने होने वाले हैं, उसमें अभी तक जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उसके हिसाब से भाजपा का पलड़ा थोड़ा कमजोर होने वाला है, क्योंकि यहां जो पिछले विधानसभा में 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 34 में से जीती थी, लेकिन इस बार उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। अब उसकी कमजोर है तो निश्चित तौर पर यहां कांग्रेस को ही पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि जो बड़ी प्लेयर है दूसरे नंबर पर कांग्रेस ही है। यहां 3-4 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी भी बाजी मार सकती है जी। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि इस बार जो है वो बदलाव का परिदृश्य नजर आ रहा है, और इसमें जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है पीछे खिसकती नजर आ रही है। कांग्रेस का पलड़ा यहां पर देव जी को तो कम से कम भारी नजर आ रहा है और बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। 3-4 सीटों पे उन्होंने कहा कि बीएसपी भी आगे अपना परचम लहरा सकती है। हम ऐसा मान लें कि बीजेपी ग्वालियर में साफ होती हुई नजर आ रही है, यहां पर कांग्रेस बीजेपी का सफाया कर देगी। साथ ही साथ बीएसपी की ग्वालियर की सीटों पर क्या पकड़ आपको नजर आ रही है? देखो, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहां चूंकि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है और उसका पलड़ा इस बार कमजोर नजर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि यहां 2 ही दल महत्वपूर्ण है। तीसरा बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन 4-5 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी फाइट करेगी, अच्छी स्थिति में है। बाकी जो 28-29 सीटें हैं वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही मुकाबला होगा, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा कांग्रेस को ही मिलने जा रहा है। तो कांग्रेस को यहां पर फायदा मिलेगा। बहरहाल जबलपुर का रुख कर लेते हैं। जबलपुर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी मौजूद हैं। दुबे जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या इस बार बीजेपी की चुनावी नैया पार लगेगी? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उम्मीदवारों के नाम पर कश्मकश बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में कौन प्लस में रहने वाला है और कौन माइनस में?
इस बार मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस थोड़ा प्लस में दिख रही है और इसकी खास वजह है कि 15 साल की नकारात्मक जो छवि भाजपा की बन रही है लगातार सत्ता में रहने के कारण। दूसरा, किसानों में बहुत नाराजगी है, कर्मचारी किसी न किसी मुद्दे पर नाराज चल रहे हैं। एट्रोसिटी एक्ट का जो मामला है उससे सवर्ण बहुत ही ज्यादा नाराज है। इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा का माइनस है और कांग्रेस ही प्लस में दिखेगी यहां पर। तो कांग्रेस प्लस में तो नजर आ रही है, लेकिन अगर कांग्रेस फायदे में रहेगी तो क्या ये मान लिया जाए कि इतना सिंपल होगा, कांग्रेस सरकार भी बनाती हुई नजर आ रही है? और साथ ही वो कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी के खिलाफ भी जा रहे हैं? क्या रोजगार भी बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या बनता हुआ नजर आ रहा है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा जो यहां समझ में आ रहा है वो किसानों की नाराजगी है। किसानों को जो वादे किए गए हैं, जो बाजार मूल्य का सपने दिखाए गए हैं, जो किसान लागत का दोगुना की बात की गई है, वो किसानों को वह नहीं मिल पा रहा। दूसरा, यह सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है बेरोजगारी की। बार बार प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में उद्योग लगाने के लिए इन्वेस्टर मीट की, लेकिन वो उद्योग सड़कों पर नहीं, कागजों पर ही सीमित रह गए और बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। रोजगार के लिए आज भी युवा भटक रहा है, उसके पास रोजगार के साधन नहीं, जो करने लायक है वो बाहर जा रहे हैं। और यहाँ की इंजीनियरिंग कॉलेज आज बड़ी बुरी स्थिति में है। उसकी वजह है कि लोगों को 5-5 साल अपना पढ़ाई में पैसा लगाने के बाद भी रोजगार नहीं मिला और फिर से लोग बीए काम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तीसरा, मुझे लगता है कर्मचारियों में भी बड़ी नाराजगी है इस बार। सरकार ने जो वादे किए थे, उनको जो सपने दिखाए थे, अब सरकार के पास पैसा देने को है नहीं, इसलिए उसने अपनी औसत आयु, रिटायरमेंट की आयु 62 साल कर दी है और रिटायरमेंट का पैसा के लिए लोगों ने अपने सपने देखे थे, वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इससे दो तरह की बातें हुई। एक तो रिटायरमेंट की 2 साल बढ़ा दिया गया और नए रोजगार के लिए लोग सपने देख रहे थे रोजगार में आने, नौकरी पाने के, वो भी पिछड़ गए। ये 3 मुद्दे जो है डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। तो कुल मिलाकर यहां पर नेक टू नेक फाइट रहने वाली है, लेकिन पांचों ही पत्रकारों का, वरिष्ठ पत्रकारों का यही कहना था कि एंटी इनकम्बेंसी से जूझना चौहान साहब के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। और मामा जी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि योजनाओं की भरमार है। उनके विपक्षी भी यही कह रहे हैं, विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि योजनाओं की भरमार है लेकिन जमीन पर काम नहीं हुआ, रोजगार की कमी है। यहां पर किसान आंदोलन हुआ, मंदसौर हुआ और उसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर अपने आप में हो सकते हैं। आप पांचों लोग हमारे साथ जुड़े, आपने इनपुट दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस्सा कुर्सी का में फिलहाल इतना ही। हमने दिखाया आपको मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों का ओपिनियन पोल जो जमीन से जुड़े हुए